प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में जानते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के दो स्रोत इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में ही विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। साहित्यिक स्रोत में इसमें देखिए ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, थोड़ा थोड़ा जैसे सातवाहन गाथा, सप्तशती, महेंद्र वर्णन, मत विलास प्राशन, हर्षवर्धन की जो 3 नाटक है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, इसी को दिमाग में रखना है। थोड़ा थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, कोई वनडे एग्जामिनेशन में उतना डीप में नहीं पूछा जाता, फिर भी हम हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में है वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य, और इसी में विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। पुरातात्विक स्रोत जैसे हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है या अपने लेक्चर्स में मैंने बताया होगा कि ये आर्कियोलॉजी होता है। जैसे सिक्के हो गए जो हमने खुदाई किया, जैसे कौशाम्बी खुदाई हुई है, जैसे नालंदा खुदाई हुई, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई हुई है, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो कालीबंगन की खुदाई हुई है। तो जो वहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं, जैसे वहाँ पे मूर्ति मिली, पशुपत जी की मूर्ति मिलती है, ऋषभ देव जी की मूर्ति मिलती है, या जो भी चीज़ जैसे स्नानागार प्राप्त होता है, अन्नागार प्राप्त होता है, इससे हमें वहाँ का रहन सहन और वहाँ की सटीकता के बारे में कि हाँ ये चीज़ रहा होगा, क्योंकि ये है। सिक्के जैसे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए मिलते हैं, उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है, तो इससे ये लगता है कि हाँ भैया पक्का यही रहे होंगे और कोई नहीं, क्योंकि पुराना चीज़ जो होगा वो बोल देगा कि हाँ मैं पुराना हूँ, चाहे नया बना के जितना रगड़िए, जो पुराना पुल है। हाँ, जैसे हम प्रयागराज में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो प्रयागराज में नैनी का पुराना वाला ब्रिज देख लीजिए, 100-150 साल से धुआंधार चल रहा है, तो पता चल रहा है कि पुराना है। तो पुरानी चीज़ बोल देती कि हाँ हम एंटीक हैं भैया, ठीक है ना। तो उसी में पूरा लेख है, जैसे अशोक के 84,000 उन्होंने स्तंभ लेख उन्होंने अपनी लाट गड़वाई थी, तो जो उनका स्थापत्य कला था उससे विषय में उनकी जानकारी ब्राह्मी लिपि में कई जगह मिलते हैं। हमने तो 1-2 जगह देखा भी है। तो वहाँ पे उदयन, जैसे कौशाम्बी में एक बार मैं गया था देखने के लिए, तो उस लाट में जो है शिलालेख में, उसमें अभी भी उदयन लिखा हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि उदयन थे। ये जो पुरातात्विक स्रोत है ना, ये एक्यूरेसी बताता कि हाँ भाई ये पक्का थे। फिर सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन इत्यादि। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साफ बात है भैया। इसके उदाहरण में या ऋचाओं में थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे अथर्ववेद मिलता है ना, मगध राज में ज्वर बरसे, मगध राज के ऊपर क्रोध। तो इससे तो हमको जो समझ में आता है मोटा मोटा वो यही आता है कि बहुत माइनर, बहुत थोड़ा थोड़ा वेदों में आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। दशराग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है राजा सुदास और जो है बाकी कबीलों में। तो ये मतलब इतिहास जानने का जितना सटीक पुराण है या रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उतना वेद नहीं है। पुराणों में तो डे बाय डे कि इस राजवंश के बाद ये राजवंश बैठेंगे, इस राजवंश के बाद ये राजवंश आएगा, इनके बाद ये राजा होंगे, इनके बाद ये, भागवत में भी वर्णन आता है, विष्णु पुराण में भी वर्णन आता है, स्कंद महापुराण में भी वर्णन। तो पुराणों में वर्णन है। कई विश्वविद्यालयों में जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पुराणा इतिहास विभाग भी है, ठीक है। महाभारत हम सब लोग जानते हैं। बौद्ध साहित्य में भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विवरण मिलता है। विनय पिटक, सुक्त पिटक की किस राजा के दरबार में गौतम बुद्ध जी जाते हैं, भगवान बुद्ध, तो क्या उनको मिलता है। अभिधम्म पिटक, अब फिर बाकी उनके ना रहने के बाद इन सब चीज़ों का जो है संकलन भी होता है, वो जो हम आगे चल के बताएंगे। जैसे ये जानने के स्रोत परीक्षा की दृष्टि से इसमें जो ग्रंथ हैं इसके बारे में पूछा जाता है। बाकी जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, ठीक है, भारत के धर्म हो गए, वैदिक पीरियड में थोड़ा बहुत, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। मौर्य काल, आगे हम देखते हैं। दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष जिन्होंने लिखा बुद्ध चरित्र, अश्वघोष जी ने लिखा, बड़े बौद्ध चिंतक थे, ये महान विद्वान थे। महाविभास वसुमित्र जी ने लिखा है, जातक आदि। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि है। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में क्या है, कल्लड़ की राज तरंगिणी, कश्मीर का आधा से ज़्यादा इतिहास इसमें मिल जाता है, प्राचीन इतिहास इसमें मिल जाता है। आप पढ़ लीजिए, राज तरंगिणी में कश्मीर जो है
अब तो जम्मू कश्मीर है, अब तो यूनियन टेरिटरी भी हो गया है ना, ये जो है संघ शासित प्रदेश, लद्दाख अलग हो गया। तो वही चीज़ है। पृथ्वीराज रासो का चंद्रवर्दई तो बहुत बात का है, लेकिन ठीक है। हर्षचरित, अच्छा हाँ, कल्हड़ का राज तरंग ने भी बहुत बात की है। हर्ष जी का, ये तो 7वीं शताब्दी का है, हर्षचरित बाणभट्ट जी का। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस कौन था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालिएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी का है, ये तो बहुत पुराना इतिहास बताएगा आपको, ये पौराणिक जमाने का, महाभारत के समय का। इससे जो मस्त, जो मतलब ज़्यादा इतिहास आधुनिक, मतलब थोड़ा सा अगर कहा जाए तो मालविका अग्निमित्रम है। मालविका और अग्निमित्र, पुष्यमित्र, शुंग के ज़माने की जानकारी उसमें मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास में ज़्यादा फोकस है। स्वप्नवासो दत्ता कौशाम्बी के इतिहास राजा उदयन के बारे में है। हाल सातवाहन राजा थे, इन्होंने गाथा सप्तशती लिखे थे। ये पल्लव राजा जो थे महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन अभी भी पढ़ाया जाता है। हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका। सोमेश्वर चालुक्य राजा थे। मानसोल्लास इनकी रचना है। अब साहित्यिक स्रोत ग्रंथ में कल्हड़ की रास तरंगिणी पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, कश्मीर का साहित्य हम बताए तो सही थे, बताई हैं आपको। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार, इसकी रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखे हैं उसमें उदाहरण के दौरान उन्होंने बताया है चीज़ें, वो उदाहरण से वो समझाए हैं पाणिनि। जैसे पतंजलि का महाभाष्य है ना, तो पुष्यमित्र शुंग एक महान प्रतापी राजा थे, ये उदाहरण उन्होंने दिया है। अब उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, पुष्यमित्र शुंग एक राजा थे, क्योंकि पतंजलि उन्हीं के ज़माने के थे। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में, ठीक है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती है, और ये तो हमने पढ़ा भी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्यकालीन राजव्यवस्था का चित्रण करती है। ये तो हम जानते ही हैं कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, तो उन्हीं के बारे में लिखे ही हैं। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं, जैसे हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, विल्लाल का भोज प्रबंध। ठीक है, सब अपने आश्रयदाता, जैसे हम लोग हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ते हैं ना कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना, उसी तरह तमिल में राजकीय जीवन चरित्रों में भी पल्लव शासक नंदीवर्मन की प्रशस्ति है। अब ये नंदिकल्लम बक्कम, ये जो पुस्तक है उसमें नंदीवर्मन का, ये पल्लव शासक थे जो महेंद्र वर्मन थे, उन्हीं के भाई हैं नंदीवर्मन। ठीक है, विदेशियों का विवरण। अब इसमें हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं, इन्होंने भी हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने इंडिका नामक बुक लिखी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में भारत आते हैं, लेकिन मतलब ये बुक अभी नहीं मिलती कहीं। कुछ अज्ञात लेखक भी हैं, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन श्री टॉलमी को भूगोल का पिता कहा जाता है, 150 ईस्वी के आसपास के थे ये साहब, और भूगोल और वाणिज्य की जानकारी देते हैं। स्ट्रैबो अब मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक मानते हैं, उनकी चीज़ है। प्लिनी नेचुरलिस हिस्टोरिका इन्होंने लिखा था। इटली और भारत के व्यापारिक संबंध, चीनी यात्री 3 तो हैं। अब जैसे वेनसांग है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी था। फाहयान है, फूकोकी लिखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आते हैं, गुप्त वंश में। ठीक है, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर ये लिखते हैं। वेनसांग, युआन चुआंग भी उनको कहते हैं, ये हर्ष के समय में आते हैं 629 ईस्वी में, और सियूकी की रचना करते हैं। इन्होंने भारत को इंटू अर्धचंद्राकार नाम ये देते हैं। ठीक है, और हर्षकालीन समय के बारे में इन्होंने धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन ये करते हैं। 138 देशों का विवरण भी मिलता है सीयूकी में। समझिए कि उस समय यात्रा कितनी दुष्कर होती थी, कठिन होती थी। उस समय बैलगाड़ी चलता था, घोड़ा चलता था, हाथी चलता था, उससे इन्होंने यात्रा कर करके वही खैबर और दोलन जो दर्रा है, वहाँ से किस तरह की ये चाइना से भारत आए होंगे, एंट्री किए होंगे, फिर कन्नौज आए होंगे, भारत भ्रमण किए होंगे,
तो जैसे यात्रा वृत्तांत नहीं है, जैसे राहुल शंकराचार्य भी लिखते हैं ना वोल्गा से गंगा, उसी तरह ये मेरे हिसाब से सीयू की एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना। हाँ, इत सिंह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का ये वर्णन करते हैं। अब सुलेमान है, अरबी लेखक हैं, नेपाल प्रतिहार वंश के ज़माने में भारत आते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी जो 17 बार भारत में आक्रमण किए थे, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की उन्होंने रचना किया था और भारत के निवासियों के बारे में उन्होंने बताया था। इन लोगों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम देखते हैं, पहले भी हमने कहा ये आर्कोलॉजी होता है, खुदाई से प्राप्त क्या हो रहा है उसके आधार पर अध्ययन होता है, हालांकि एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा रहती है। अब जैसे अशोक का जो शिलालेख है उसको तो हम नकार नहीं सकते ना, इसका मतलब कि अशोक थे। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, मूर्तियां हैं, चित्रकला है। भीम बैठका का में चित्रकला ही बना है ना, पाषाणकालीन हमको चीज़ें वहाँ से जानकारी मिलती हैं। पाषाणकालीन मानो वहाँ पे पेंटिंग बढ़िया से किया हुआ है, भोपाल के पास है, कभी भी जाके देख सकते हैं। भौतिक अवशेष है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, गहना, गुड़िया, इनसे जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये सब मिला हुआ है, चूड़ियाँ भी मिली हैं, लिपस्टिक भी मिला हुआ है, और मतलब जो शंख उंख नहीं जिसका बनता है, हाँ घोंघा इत्यादि का, उस जो गरीब लोग होते थे घोंघा का गहना पहनते थे, लेकिन गहना सब पहनते थे। जो अमीर थे भैया वो सोना चांदी पहनते रहे होंगे। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, अच्छी बात है। अब लिपिबद्ध मतलब एक सीरीज से लिखना तो अंग्रेजों ने ही शुरू किया है। इन्होंने आक्षेप भी लगाया कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। अब इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ हिस्ट्री एक स्पेशल सब्जेक्ट रहा होगा, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे हिस्ट्री स्पेशल सब्जेक्ट नहीं था। पुराना इतिहास विभाग अभी भी है, तो वहाँ पे जो इतिहास धर्म से जोड़ा जाता था और उस हिसाब से इतिहास लिखा जाता था। हमारे यहाँ जो पुराणों में मिलता है, ठीक है, जो स्मृतियों में मिलता है। अब जैसे यहाँ पे स्मृति इन्होंने नहीं लिखा है जो लेखक महोदय हैं, लेकिन स्मृतियों में भी मिलता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, मनुस्मृति हो गई, इन सब, नारद स्मृति हो गई, पराशर स्मृति हो गई। तो हमारे यहाँ जो इतिहास का ऐसा नहीं था कि ज्ञान नहीं था, इतिहास का ज्ञान था, लेकिन व्यक्त करने का जो माध्यम था वो डिफरेंट था, वो भिन्न था। इनके यहाँ भिन्न था भैया, इसीलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। अब अभिलेख है, तो जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम पत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। क्या है शब्दावली देख लेते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी, अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को कि कौन कितना पुराना अभिलेख है इसकी जानकारी जो देता है वो पेलियोग्राफी कहलाता है। फिर क्या है, न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों के बारे में जानकारी। अब भैया सिक्का जैसे बताए ना कि समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त थे ना, तभी तो बीड़ा बजा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, एकदम सटीक जानकारी देता है कि हाँ भैया वो थे, ये तुक्का नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कारसार्पण कहा जाता था। इन पुराने सिक्के जो हैं ये तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। अच्छा, शीशा ये कांच है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है लेड है, जो रांगा पहले चलता था ना, जैसे लालटेन से। अब आजकल तो लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, हम लोग भी देखे हैं, दादी लोग हमारी जो थी, वो जैसे लालटेन चूने लगता था, फूट जाता था, तो उसमें रांगा गर्म करके लगा दिया जाता था तो चूना बंद हो जाता था। तो मेरे हिसाब से वही लेड है, वही शीशा है। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थीं। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको तो जानना चाहिए। और अंदर घुसना है ना, तो सबसे पहले विम कड़फिसेस थे, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन कुषाण शासक हुए। मथुरा तक उनका शासन था,
गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। क्या बात है। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अभिलेख से तो बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित हैं। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। प्राकृत, अब अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां देखिए, प्राकृत एक भाषा है, लिपि नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में लिखे गए। हाँ ठीक है। ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी तरह लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जैसे उर्दू लिखी जाती है, दाएं से बाएं चलती है। कुछ अशोक के अभिलेख खरोष्टी में भी हैं। शिलालेख यूनानी एवं आरामाइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। जहाँ जो मतलब लोग जिस सर्वग्राह्यता, जो आदमी जिस भाषा में समझता था, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ये चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ और टोपरा हरियाणा में मिले, दिल्ली लाया गया। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में शिलालेखों की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को। जेम्स प्रिंसेस को ही वैसे जाता है श्रेय। फिर महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन जूनागढ़, स्कंदगुप्त भितरी, खारवेल हाथी गुम्फा, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख, राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति, विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन मधुबन एवं बसखेड़ा, यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति, गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख। अब रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय, जिनका हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था, हारे भी थे हर्षवर्धन इसमें। हर्षचरित बाणभट्ट की है, उसमें से मिलता है। और इनके जो दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति, इसमें लिखा भी है, वो भी कहते हैं भय विगलित हर्षो ये न चाकारी हर्षा, हर्ष का हर्ष एकदम पिघल गया, इस तरीके से हारे थे पुलकेशिन द्वितीय से। अशोक का प्रयाग स्तंभलेख, कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है इसमें। और समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक थे हरिसेन, ये भी प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे। अब हम लोग आते हैं भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया था। वही शक राजा के पास ध्रुव स्वामी को जो भेजा जाता है उस वजह से है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेन्द्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। विदेशी अभिलेख बोगाज कोई, एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। हेलियोडोरस, इनका जो है बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख है, जो भागवत धर्म की जानकारी देता है। अब आधुनिक जो मतलब ट्रांसलेशन हुआ है पुराने ग्रंथों का, उसके बारे में थोड़ा सा है कि मनुस्मृति का 1776 में एकोड ऑफ हिंदू लाज, जेंटू नहीं, मिसप्रिंट है, कराया गया था। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आधुनिक भारत के इतिहास में इसको पूछा जाता है, ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेशन किया था अंग्रेजी में। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया था। विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का इतिहास अच्छे से उन्होंने लिखा है। वही स्मिथ की जो बुक है वीए स्मिथ, तो इन्होंने लिपिबद्ध तरीके से एक सीरीज से जो है प्राचीन भारत का इतिहास लिखा। एल बासम वंडर दैट वाज इंडिया, अभी भी सिविल सर्विसेज के कुछ जो तैयारी करने वाले लोग हैं उसको पढ़ते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक, पूरी किताब नहीं पढ़ी जाती, जैसे जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे इसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक और मौर्य,
ये बड़े अच्छे से दिया है, इसको पढ़ा जा सकता है, वहाँ से चीज़ें फंसती हैं यहाँ से। डी कौशाम्बी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम साधन है, स्रोत है, ठीक है। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो ज़्यादातर पूछा जाता है। विज्ञानेश्वर की किताब क्या है? मिताक्षरा, जीमूतवाहन, दायभाग, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश महाकाव्यम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक मिक्ष कटकम, वात्सायन कामसूत्र, राजशेखर काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, ठीक है। बाण भट्ट का हर्षचरित, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, अमर सिंह का अमर कोश, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, सोमदेव का ललित विग्रहराज, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, अतुल मूसिक वंश, नागसेन मिलिंद पान्हो, वाराह मिहिर विहट संहिता, भवभूति उत्तर रामचरित, दंडी काव्यादर्शन, हेमचंद सूरी कुमाल पाल चरित, जयदेव गीत गोविंद, भास, चारु दत्त स्वप्न वासव दत्ता, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, वेदव्यास, भगवद गीता, महाभारत, भर्तहरि भक्ति शतक, क्षेमेंद्र दशावतार चरित्र, कामंदक नीतिसार, भरत का नाट्यशास्त्र, ये तो साहित्यिक ग्रंथ है। वाल्मीकि जी का रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या है? रामचरितमानस, हरिसेन बृहत कथा कोश, हरिसेन वही है जो प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं। कौन थे? हरिसेन, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। माघ, शिशुपाल वध, सारंगदेव, संगीत रत्नाकर, सुश्रुत संहिता, नागार्जुन, सत सहस्त्रिका, बिहारी सतसई, नारायण भट्ट, हितोपदेश, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी, कात्यायन, गार्गी संहिता, ज्योतिष ग्रंथ है ये जो कि। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इसमें जो राइटर हैं और जो किताबें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर हम माइंड में अपने रखते हैं तो ये एक फैक्ट के रूप में मिलता है